विराज गगनचुंबी पोल पर चढ़ता हुआ बादलों को पार कर चुका था। उसके चारों ओर ऊर्जा का बवंडर महाप्रलय मचाए हुए था। विराज को मालूम था कि आखिरी बचा हुआ ये चरण उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला था। धरती की नसों से निकलने वाली ऊर्जा अपार मात्रा में वहां पर इकट्ठा होती जा रही थी, मानो विराज को निगल जाने के लिए वो एक रौद्र रूप अख्तियार कर रही हो। विराज के बादलों के पार जाते ही वहां चारों ओर तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। जोर जोर से बिजलियां चमक उठी जो रह रहकर विराज पर बरसने लगी। ये देखकर विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार को बाहर निकाल लिया और अपनी तलवार से उन बिजलियों को अपने ऊपर गिरने से रोकने लगा। बिजलियों के गिरने की जोरदार आवाज से पूरा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर थरथरा उठा। पृथ्वी की शिराओं से अनंत ऊर्जा निकलकर विराज के चारों ओर जोर जोर से घूमने लगी। ऊर्जा का वो पर्वत विराज पर भयंकर दबाव बनाता चला जा रहा था। वो विराज को किसी भी हाल में पोल से नीचे गिरा देने के लिए बेताब हो रहा था। बादलों पर उठता तूफान, गगनचुंबी पोल से निकलती ऊर्जा और पृथ्वी की शिराओं से आती ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव से विराज कांप उठा। इसके अलावा विराज को महसूस हो रहा था कि शून्य से उसके ऊपर भीषण हमला करने की तैयारियां चल रही थी। उसी समय एक महाविनाशी आत्मा प्रहार उसके ऊपर हो गया। हालांकि विराज को ये समझ नहीं आया कि ये प्रहार किस दिशा से उसके ऊपर हुआ था। उस महाविनाशी आत्मा प्रहार से उसका सारा शरीर कांप उठा। ये महसूस कर विराज ने उत्तेजित होते हुए कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो? आज चाहे कुछ भी हो, चाहे इस प्रयास में मेरी मार्शियल क्षमता कमजोर हो जाए या फिर मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं इस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़कर रहूंगा। मैं इस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए प्रस्तुत हूं। विराज के ऊपर हो रहे उस महाविनाशी आत्मा हमले से विराज की अंतरात्मा के समंदर में सुनामी आ चुकी थी। उसका सारा शरीर धीरे धीरे अनियंत्रित होता जा रहा था। उस महाविनाशी हमले से अचानक से विराज के दिल में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार मणि में तेज हलचल होने लगी। विराज ने तलवार मणि को सक्रिय नहीं किया था, अपितु विराज के शरीर से अधिकतम वहशी तलवार धार निकल रही थी। उसके बावजूद महाविनाशी आत्मा प्रहार ऊर्जा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। इससे उसके दिल में मौजूद तलवार मणि सक्रिय हो उठी। उसी समय विराज की भौहों पर भारी दबाव पड़ने लगा। उसका माथा सूजकर फूलने लगा। एक अदृश्य तलवार रोशनी उसी समय विराज के अंतरात्मा के समुद्र से ऊपर उठने लगी और विराज की भौहों के बीच से होकर विस्फोट के रूप में अपार शक्ति लिए बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते विराज के चारों ओर आत्मा तलवार ऊर्जा का एक शक्तिशाली तूफान उठ खड़ा हुआ। विराज के चारों ओर अनंत तलवार बिजलियां पृथ्वी और बादलों की असीम ऊर्जा से टकरा रही थी। इस टकराहट से वहां पर अनंत बिजलियां जाग उठी। नीचे खड़े युवाओं ने जब ये नजारा देखा तो अनंत बिजलियों की उन अनंत चमक की वजह से उन सभी की आंखें चौंधिया गई और उन सभी को मजबूरी में अपनी नजरें विराज की तरफ से हटानी पड़ी। इस समय विराज देखने में किसी आत्मा तलवार ऊर्जा के देवता से कम नहीं लग रहा था। इस समय अगर कोई युवा योद्धा विराज के समीप आने की कोशिश करता तो पल भर में ही उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते। दूसरी ओर विराज को समझ आ रहा था कि उस आत्मा तलवार ऊर्जा के भारी दबाव से उसकी आत्मा को गंभीर चोट पहुंच सकती थी और अगर ऐसा हो जाता तो वो जीवन भर सिर्फ एक लाश बनकर ही रह जाता। पृथ्वी और आकाश की अनंत ऊर्जा ने उस आत्मा तलवार ऊर्जा को विराज के चारों ओर इतना कसकर बांध दिया था कि वो आत्मा तलवार ऊर्जा विराज की आत्मा को चूर चूर करने पर आमादा हो उठी थी। ये समझ आने के बावजूद विराज ने ऊपर चढ़ना जारी रखा। वो गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए अपने प्राणों तक की बलि देने को भी तैयार था। वो चिल्लाया, तुम्हें मेरे लिए रास्ता देना ही होगा। उसके चेहरे पर तनाव, भय, आक्रोश, क्रोध सभी भाव एक साथ अपनी सभी भंगिमाओं के साथ रौद्र रूप में नाच रहे थे। उसका सारा शरीर आत्मा प्रहारों और आत्मा तलवार ऊर्जा के बवंडर से भींचकर दर्द से भर उठा।
उसकी बाईं आंख से हल्का हल्का खून बाहर निकलने लगा। धरती और आकाश के भयानक दबाव के चलते विराज के पूरे शरीर में हजारों दरारें पड़ने लगी। उसकी नसों में दरारें पड़ने लगी। उसके शरीर के एक एक हिस्से में घाव उभरने लगे। उसकी मार्शियल तकनीक करिश्माई सर्जन अपने चरम पर जाकर नष्ट होना शुरू होने लगी। उसी समय विराज के मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकलने लगा। उसके सारे कपड़े उस खून से लाल लाल हो उठे। उसके पूरे शरीर में अनंत घाव उभरने लगे और सारे शरीर से खून रिसने लगा। इस वजह से दूर से देखने पर वो एक खूनी लाल इंसान दिखाई देने लगा। उसकी सुध-बुध जाने लगी। विराज उस बेहोशी की हालत में भी सम्राट समर सिंह की तलवार को पकड़े ऊपर चढ़ा जा रहा था। उसने अपनी तलवार से उस अनंत अपार अगोचर ऊर्जा राशि पर वार करने शुरू कर दिए। उन वारों और अनंत ऊर्जा की आपसी टकराहट से गड़गड़ाहट के साथ पूरा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर कांप उठा। वहां चारों ओर हवा में मकड़ी के जाल की तरह अनगिनत दरारें पड़ने लगी। लेकिन पृथ्वी की नसों से आ रही अपार ऊर्जा राशि के चलते हवा में बनी वो सभी दरारें कुछ ही पलों में भर गई। धरती और बादलों की महाप्रलयकारी ऊर्जा विराज के शरीर को फाड़ डालने के लिए बेकरार हो रही थी। अनंत बिजलियां रह रहकर विराज के शरीर पर गिरती जा रही थी। बिजलियों के अनंत प्रहारों से विराज के शरीर में अनगिनत घाव उभर आए थे। जमीन पर खड़े योद्धा ये सब नजारा देखकर कुछ कहने की स्थिति तक में नहीं बचे थे। वो सभी तो बस मुंह फाड़े एकटक गगन में विराज के ऊपर हो रहे उस महाप्रलयकारी हमले को देखे जा रहे थे। विराज का पूरा शरीर लहूलुहान हो उठा। विराज लगभग अपनी चेतना, अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसके मुंह से लगातार खून बहता जा रहा था। उसके बावजूद किसी अंदर की शक्ति के बलबूते वो अभी भी सम्राट समर सिंह की तलवार को थामे गगनचुंबी पोल पर चढ़ता जा रहा था। वो अभी भी हल्की आवाज में कह रहा था, मैं चढ़कर रहूंगा, मैं चढ़कर रहूंगा। इस सब के बावजूद विराज के शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसकी आंखें भले ही खून से भर चुकी थी, फिर भी उनमें उम्मीद की एक गहरी चमक थी। कभी न हार मानने वाली चमक, कभी न झुकने वाली चमक, अपने लक्ष्य पर किसी भी हाल में टिके रहने की चमक। विराज की इस महान जिजीविषा को देखकर बाहरी दुनिया के युवाओं के सिर झुक गए। वो हमेशा से कलिंजर एम्पायर को नगण्य मानते आए थे। आज उसी कलिंजर एम्पायर का एक युवा मौत के सामने अड़िग खड़ा था, जो पृथ्वी और बादलों की उस महाप्रलयंकारी शक्ति के सामने मरने के लिए प्रस्तुत था, लेकिन हारने के लिए नहीं। उसके शौर्य शक्ति के सामने उनकी शक्ति नगण्य थी। उनके मन में जलन और ईर्ष्या की अग्नि उठ रही थी। ये महान दृश्य देखकर अयान की सांसें उसकी हलक में ही अटक कर रह गई थी। उसने हतप्रभ होते हुए कहा, विराज सच में हद से पार शक्तिशाली है। अयान को पता था कि विराज की शक्ति बेमिसाल थी, लेकिन हर बार की तरह विराज ने अपनी शक्ति और प्रदर्शन से उसे एक बार फिर चौंका दिया था। हर बार विराज अपनी शक्ति के एक नए स्तर पर खड़ा अयान को दिखाई देता था। आज तो विराज के प्रदर्शन को देखकर अयान को समझ आ रहा था कि विराज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। वो तो अब विराज की परछाई तक से बराबरी करने लायक नहीं बचा था। यशवंगम ने ये नजारा देखते हुए अपने मुंह से विषैली गैसें निकालते हुए कहा, पता नहीं विराज से मित्रता करने का प्रयास करना मेरा दुर्भाग्य था या फिर एक महान सौभाग्य से भरा साक्षात्कार। विराज, तुम्हारी प्रतिभा धन्य है, तुम्हारी हिम्मत धन्य है। विराज की प्रतिभा के सामने वो तीनों खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहे थे। बिना विराज के वो तीनों कलिंजर संस्थान के हीरो थे, लेकिन अब अपने मन के कोने में वो तीनों अपने आप को साधारण योद्धा से ज्यादा नहीं रख सकते थे। विराज के उस दिव्य स्वरूप को देखकर विपुल के चेहरे के भावों में कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन उसके शरीर के चारों तलवार ऊर्जा जोर जोर से घूम रही थी। उस ऊर्जा से उसका पूरा शरीर सघन तलवार ऊर्जा से भर उठा। उस तलवार ऊर्जा की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि उसके चारों ओर बड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त ऊर्जा इकट्ठी होती जा रही थी।
प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की यही खास विशेषता थी। वो हर वर्ष कुछ चुनिंदा योद्धाओं को अपने खास चंद्रगुप्त ऊर्जा से नवाजती थी। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने इस बार उन चुनिंदा योद्धाओं में विपुल को भी चुना था। इस वजह से विपुल के चारों ओर चंद्रगुप्त ऊर्जा बवंडर का रूप धारण करके घूम रही थी और धीरे धीरे करके उसके शरीर में समाती चली जा रही थी, जिसका मतलब था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने विपुल को अपनी खास शक्ति सौंपी थी। कलिंजर एम्पायर के सभी युवा विराज के इस शौर्य से भरे हुए प्रदर्शन को देखकर दंग रह चुके थे। वो सभी युवा भी विराज के प्रतिस्पर्धी थे और उनके भी मन में विराज के प्रति घोर जलन उठ रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया के युवाओं से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो सभी विराज को जीतता हुआ देखना चाह रहे थे, नहीं तो मन ही मन वो सभी विराज की हार की ही कामना करते। उसके बावजूद उन्हें भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि विराज सच में गगनचुंबी पोल पर इतनी अधिक ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पिछले 1000 सालों में कितने ही योद्धा इस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के प्रयास में असफल हो चुके थे, लेकिन विराज अभी तक डटा था। इसी से विराज की अद्भुत शक्ति का पता चल रहा था। हालांकि बाहरी दुनिया के सामने ये दृश्य कलिंजर एम्पायर की जीत थी, लेकिन वो सभी विराज को देखकर इस तरह स्तब्ध थे कि जश्न मनाने की चेतना उनमें नहीं बची थी। उन सभी युवाओं से दूर बादलों के पार गगनचुंबी पोल पर चढ़ रहे विराज के पास उन सभी युवाओं के बारे में सोचने का अवकाश नहीं था। खून से लथपथ उसका हाथ गगनचुंबी पोल के अंतिम सिरे के ऊपर जाकर रखा गया। धीरे धीरे करके विराज गगनचुंबी पोल के ऊपर बने कमल के फूल के ऊपर जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गया। ये नजारा देखकर नीचे खड़े सभी योद्धाओं के हाथ अपने आप विराज के सम्मान में जुड़ गए। उन्हें मालूम तक नहीं चला। विराज के ऊपर अपार मात्रा में पृथ्वी और बादलों से मिली शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा की बरसात होने लगी। विराज का पूरा शरीर उस शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा के शुद्ध जल की बरसात में पूरी तरह से भीगने लगा। जल्दी ही वो शुद्ध चंद्रगुप्त जल विराज के शरीर के घावों से होते हुए उसके शरीर के अंदर समाने लगा। इससे उसके शरीर के घाव तेजी से ठीक होने लगे। उसके शरीर की एक एक शिरा उस शुद्ध चंद्रगुप्त जल से पुनर्जीवित हो उठी। उनमें शक्ति का नया संचार होने लगा। विराज की सभी नसें, मांसपेशियों, हड्डियों में एक अलग ही जान फूंकने लगी, मानो विराज के अंदर शक्ति का नया अवतार जन्म ले रहा हो। विराज ने लाख मुसीबतों को पार करके गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफलता हासिल कर ली थी। इस कारण से उसका सारा शरीर शुद्ध चंद्रगुप्त जल के अमृत से सींच रहा था। तो क्या इस अमृत जल की वर्षा से विराज के शरीर में शक्ति का नया सोता फूटने वाला था? क्या विराज की शक्ति एक नए स्तर तक पहुंचने वाली थी? विराज तमाम चुनौतियों को पार करके गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के ऊपर बने पत्थर के कमल फूल के ऊपर चढ़कर बैठ चुका था। उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसके मार्शियल आधार में कई खामियां उभर आई थी। उसकी एक एक नस, मांसपेशी, खून की नली, कोशिका में घाव उत्पन्न हो चुका था। एक तरह से विराज अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते बैठा हुआ था। कोई साधारण योद्धा तो कब का बेहोश हो चुका होता। विराज ने गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़कर पिछले 1000 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। पिछले 1000 सालों में कोई भी युवा योद्धा इस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर सफलतापूर्वक चढ़ नहीं सका था। बादलों से ऊपर विराज के कमल के फूल पर बैठते ही वहां का सारा नजारा बहुत तेजी से पलट गया। धरती की नसों से निकली महाप्रलयंकारी क्रोधित ऊर्जाएं और बादलों की भयंकर बिजलियों की जगह वहां पर धरती और बादलों की तमाम शुद्ध ऊर्जा से बना शुद्ध चंद्रगुप्त जल बरसने लगा। उस अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल के विराज के शरीर पर पड़ते ही विराज के घाव तेजी से भरना शुरू हो गए। विराज की कठोर परीक्षा लेने के बाद प्रकृति अब अपना स्नेह का खजाना विराज पर लुटाने के लिए तत्पर हो उठी थी। वो अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल विराज की एक एक कोशिका, नस, मांसपेशी, शिरा में समाने लगा। हर जगह जाकर विराज की अशुद्धियों को समाप्त करने लगा।
उस अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल की बरसात में विराज के शरीर के रोम रोम में जबरदस्त सुधार होना शुरू हो गया। उसकी शक्ति में तेजी से विस्तार होने लगा। उसकी त्वचा अमृत जल से सराबोर होकर एक नए जन्मे बच्चे की तरह एकदम सफेद नई हो उठी। विराज की हड्डियों में जैसे ही अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल पहुंचा तो उसकी हड्डियों की शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। उसकी हड्डियां सफेद संगमरमर की तरह सफेद हो उठी। उसकी मांसपेशियों से सुनहरे रंग की चमक मारने लगी। ये देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, चंद्रगुप्त संगमरमर मांसपेशियां। विराज की मांसपेशियां नए स्तरों पर जाकर मजबूत हो रही थी। विराज की मार्शियल तकनीक करिश्माई सर्जन जो अभी भी शीर्ष स्तर पर नहीं पहुंची थी, वो इस अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल और वहां मौजूद अपार ऊर्जा के प्रभाव से अगले स्तर पर जाने लगा। विराज की शक्ति में तेजी से वृद्धि होने लगी। विराज भी प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से मिल रही शक्तियों को दिल खोलकर समेटने में लग चुका था। उसी समय सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज उठी, कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, ऊर्जा के इस महाप्रवाह में आपने अपने तलवार शरीर को साधारण स्तर से उठाकर मध्यवर्ती स्तर तक ले जाने में सफलता अर्जित की है। इस सफलता के लिए आपको लक्की ड्रॉ खेलने के 3 मौके में से एक मौका जीवन दर्शन पाने का और सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार का एक टुकड़ा दिया जा रहा है। शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा के अपार प्रवाह ने विराज की एक एक नस को खोलकर रख दिया था और अब सिस्टम की आवाज सुनकर तो विराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी समय विराज की आंखों के सामने तेज रोशनी से चमकती हुई एक गेंद प्रकट हो गई। विराज ने उस चमकती हुई गेंद को पकड़कर मसल दिया। उसके ऐसा करते ही एक जंग लगा सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार का टुकड़ा विराज के हाथों में चमकने लगा। किसी को भी नहीं मालूम था कि सम्राट समर सिंह की तलवार का ये टुकड़ा टूटने के बाद कहाँ जाकर गिरा था, लेकिन इस समय वो टुकड़ा विराज के हाथों में चमचमा रहा था। सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार के उस टुकड़े को देखकर विराज की भांचें खिल उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ना उसके लिए अविस्मरणीय तरीके से लाभदायक होने वाला था। उसके लिए तो सौभाग्य के उस पार बारिश हो उठी थी। उसके शरीर को तो मानो आज पुनर्जन्म हो गया था। दूसरी ओर जमीन पर मौजूद युवा योद्धाओं ने जब विराज के हाथों में चमकती गेंद को देखा तो उन सभी के अंदर जलन की तेज लहरें चलने लगी। हालांकि किसी भी युवा योद्धा को ये समझ नहीं आया था कि वो चमकती हुई गेंद अचानक से कहां से उत्पन्न हो गई थी। बादलों की उस दुनिया में विराज अमृत जल की वर्षा से भीग रहा था और जमीन पर खड़े सभी योद्धा सिर्फ उस अमृत जल की कल्पना ही कर सकते थे। उनमें वहां पहुंचकर उस अमृत जल को पाने की शक्ति और साहस नहीं था। जमीन पर मौजूद अनगिनत आंखें हसरत भरी नजरों से विराज को कमल के फूल पर बैठकर शक्ति का पुंज बनते देख रही थी। भीड़ में से ही आंखों की एक जोड़ी ने कहा, युवा मास्टर विराज तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफल रहे। वो चमकती गेंद शायद इसी का एक कीमती इनाम है जो विराज को मिल रहा है। पिछले 1000 सालों में उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर कोई नहीं चढ़ सका था, इसलिए किसी को नहीं मालूम था कि वहां पहुंचने पर किस तरह के इनामों की बारिश योद्धा पर होती थी। इसी कारण से विराज को सिस्टम से मिली गेंद को देखकर उन्हें लग रहा था कि विराज को वो गेंद प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने इनाम में दी थी। भीड़ में से ही एक युवा योद्धा ने कहा, पता नहीं उस इनाम में क्या मिलेगा। विराज तो पहले से ही इतना ज्यादा शक्तिशाली है। इस इनाम से मिली शक्ति से तो विराज पंखों वाला चीता ही बन जाएगा। मुझे इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि इस बार के चंद्रगुप्त मुकाबलों में प्रथम स्थान विराज का ही रहने वाला है। उस योद्धा के ऐसा कहने का कारण था क्योंकि चंद्रगुप्त मुकाबलों के सामान्य नियमों के मुताबिक केंद्र और उसके चारों ओर बने 9 चंद्रगुप्त मंडप में बने चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने वाले प्रथम स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे।
विराज केंद्र के गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ चुका था और उसकी शक्ति और प्रतिभा भी जगजाहिर हो चुकी थी, तो उस योद्धा को समझ आ रहा था कि चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज का पहले स्थान पर आना संभव था। 9 मणप पोल पर चढ़ने वाले युवा तो विराज के एक प्रहार को भी झेल पाने में सक्षम नहीं नजर आ रहे थे। अयान चंद्रवंशी ने भावुक होते हुए कहा, विराज ने आज कमाल का साहस दिखाया है। उसके साहस को देखकर आज प्रकृति भी उसके साहस का सम्मान कर रही है। हम लोगों की क्षमता से तो ये लड़का अब कहीं आगे निकल चुका है। विराज को नहीं मालूम था कि उसके बारे में नीचे युवा योद्धा क्या बातें कर रहे थे। वो तो अपने हाथों में चमकते हुए सम्राट समर सिंह की तलवार के अधूरे टुकड़े को देख रहा था। उस धातु के टुकड़े पर जंग लगी हुई थी और वो टुकड़ा देखने में धातु का एक बेहद साधारण टुकड़ा लग रहा था। कोई सामने से देखकर ये कह नहीं सकता था कि धातु के उस टुकड़े में दिव्य शक्तियां व्याप्त थी। हालांकि जमीन पर खड़े योद्धा उस धातु के टुकड़े को देखकर बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि वो कोई साधारण धातु का टुकड़ा था, क्योंकि उनके हिसाब से विराज को वो धातु का टुकड़ा इनाम में प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने दिया था, जिसमें बेमिसाल शक्तियां होना स्वाभाविक था। धातु के उस टुकड़े को देखकर विराज के शरीर से शक्तिशाली तलवार धार निकलने लगी। धातु का वो टुकड़ा मानो विराज के साथ किसी तरह का संबंध विकसित करना चाह रहा था। विराज की तलवार धार धातु के टुकड़े पर पड़ते ही धातु के टुकड़े में कंपन होने लगा और अगले ही पल धातु का वो टुकड़ा विराज की तलवार से जाकर जुड़ गया। धातु का वो टुकड़ा जैसे ही सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार से जुड़ा, उस तलवार से आंखों की चौंधी आने वाली तेज रोशनी बाहर निकली। अगले ही पल धातु का वो टुकड़ा सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका था। विराज की तलवार, जो असली तलवार की 1/3 थी, वो धातु के इस टुकड़े के जुड़ने से असली तलवार की 2/3 बन चुकी थी। तलवार के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी गोल गोल घूम रही थी। ये नजारा देखकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अच्छा तो ये धातु का टुकड़ा लंबी तलवार का हिस्सा था। इससे तो मेरी तलवार अब पूरी तरह से एक तलवार की तरह दिखने लगी है। नीचे खड़े योद्धाओं ने जब धातु के उस टुकड़े को विराज की तलवार में समाते देखा तो वो समझ गए कि धातु के उस टुकड़े से विराज की तलवार में विस्मयकारी शक्तियां आ चुकी थी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में होने वाले मुकाबलों में खुद के हथियार से लड़ने पर प्रतिबंध था। योद्धा को प्राचीन चंद्रगुप्त नगर द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों से लड़ना होता था। पहले योद्धाओं को लग रहा था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से मिले खास इनाम से विराज की शक्तियों में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन अब उसकी तलवार की शक्ति भले ही बढ़ी थी, लेकिन वो इसका उपयोग मुकाबले में नहीं कर सकता था। इससे उन्हें हल्की आशा अभी भी बनी हुई थी कि शायद कोई विराज को हरा सके। विराज ने सम्राट समर सिंह की तलवार को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखने के बाद नीचे खड़े सभी युवाओं को देखा और फिर अयान, विपुल और यश के साथ आंखों ही आंखों में मौन संवाद किया और ऐसा करने के बाद आंखें बंद करके साधना में चला गया। विराज को उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल की सबसे ज्यादा शक्तिशाली खासियत के बारे में मालूम था। प्राचीन जैसलमेर भूमि की नसों में बंद अपार चंद्रगुप्त ऊर्जा खींचते हुए प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में समा रही थी। गगनचुंबी पोल वो केंद्र था जहां पर प्राचीन जैसलमेर भूमि की नसों में बंद संपूर्ण ऊर्जा आकर नीचे गिर रही थी और वहीं से चारों ओर पूरे नगर में फैल रही थी। इसका मतलब ये था कि इस समय विराज के शरीर से पूरे प्राचीन जैसलमेर भूमि की अपार चंद्रगुप्त ऊर्जा होकर बह रही थी। एक तरह से चंद्रगुप्त ऊर्जा का समंदर उस गगनचुंबी पोल के उस कमल के फूल पर आकर मिल रहा था, जिससे उस जगह पर साधना करने पर मिलने वाला परिणाम सामान्य परिणामों की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा प्रभावी था। जल्दी ही विराज अपनी मार्शियल शक्ति को बढ़ाने लगा। भयंकर ऊर्जा के साए तले उसकी शक्ति तेजी से बढ़ते जा रही थी। ध्यान की अवस्था में जाते ही उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करने लगा। बड़ी मात्रा में शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा उसके शरीर में समाती जा रही थी।
उसकी रगों में वो ऊर्जा समाती जा रही थी। विराज की शक्ति तेजी से बढ़ते जा रही थी। सिर्फ 2 घंटे साधना की अवस्था में बैठे रहने के बाद ही वो फर्स्ट ग्रेड से बढ़कर एक सेकेंड ग्रेड मार्शियल सम्राट योद्धा बन गया। ये देखकर विराज को लग रहा था कि अगर वो इतनी ही तेजी से अपनी मार्शियल स्तरों को बढ़ाता रहा तो चंद्रगुप्त मुकाबलों के शुरू होने से पहले ही मार्शियल राजा योद्धा तक भी पहुंच सकता था। विराज को साधना की अवस्था में जाता देखने के बाद सभी योद्धा भी अपने अपने अखाड़ों में बैठकर साधना कर रहे थे। बीच बीच में कुछ योद्धा सिर उठाकर विराज को देख रहे थे। जब उन्होंने विराज का बढ़ा मार्शियल स्तर देखा तो वो सभी दंग रह गए। कुछ समय के लिए जमीन पर सभी योद्धाओं के बीच घोर सन्नाटा फैल गया। इसके बाद सभी योद्धा लाचार नजरें लिए वापस से अपनी साधना में लग गए। विराज भी वापस से अपनी साधना में लग चुका था। अयान, विपुल और यश भी वापस से 9 मंडप चंद्रगुप्त अखाड़े में बैठकर साधना की गहन अवस्था में जा चुके थे और तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। विराज ऊर्जा की अपार राशि के केंद्र में बैठा बहुत तेज गति से अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। तो आखिर विराज शक्ति के किस स्तर तक पहुंचने वाला था? चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज का सामना आखिर किन योद्धाओं के साथ होने वाला था? 2 दिन बाद गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर बैठे हुए विराज ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल ली। उसके शरीर से निकलने वाली आभा 5th ग्रेड मार्शियल सम्राट स्तर योद्धा तक जा चुकी थी। इन 2 दिनों में कितने ही स्वर्ग के गर्व योद्धा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में दाखिल हुए थे। जैसे ही उन्हें विराज के बारे में सूचना मिली वो सभी तेजी से गगनचुंबी पोल के नजदीक भागे और विराज के दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में मौजूद आधों से ज्यादा चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में उगता सूरज समुदाय के युवाओं ने सफलता हासिल की थी। अन्य समुदाय के युवा योद्धा को 1/4 चंद्रगुप्त पोल पर भी नहीं चढ़ सके थे। इस तरह उगता सूरज समुदाय वहां सबसे आगे चल रहा था। साधना की अवस्था से बाहर आने के बाद विराज ने अचंभित होते हुए खुद से ही कहा, मुझे नहीं मालूम था कि गगनचुंबी पोल न सिर्फ मार्शियल क्षमता बढ़ाने में मददगार है, अपितु ये शरीर की खामियों को दूर करके बेहतर बनाता है और साथ ही तलवार सार को ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली भी बनाता है। विराज को अच्छे से मालूम था कि तलवार सार को शुद्ध करना कितना दुरूह कार्य था। विराज का तलवार शरीर मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुका था। विराज को जब सिस्टम से तलवार शरीर मिला था तो उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी साधारण स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक भी पहुंच जाएगा। तलवार शरीर के मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने की वजह से उसके तलवार सार की शुद्धता बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर विराज ने अपनी सभी मार्शियल तकनीकों को मिलाकर करिश्माई सर्जन में न बदला होता तो वो इतनी शुद्ध तलवार सार को इस समय हासिल नहीं कर पाता। अपने शरीर से निकल रही तलवार सार को महसूस कर विराज को समझ आ रहा था कि मात्र 2 दिनों की साधना से उसकी तलवार सार एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपना मुंह खोल दिया। इससे बड़ी मात्रा में प्रदूषित गैसें उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। अपनी शक्ति को एक अलग ही स्तर पर बढ़ाकर विराज गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल से नीचे उतर आया। विराज के नीचे उतरते ही वहां मौजूद सभी योद्धा अपनी साधना को छोड़कर तेजी से विराज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी योद्धा हैरत भरी नजरों से विराज को देखे जा रहे थे। बाहरी दुनिया के लोग जो कलिंजर एम्पायर को कचरे का मैदान समझते थे, उनकी सोच में आमूलचूल परिवर्तन आया था और वो समझ चुके थे कि कलिंजर एम्पायर में भी एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हो रहे थे। इस समय बाहरी दुनिया से आए कई शक्तिशाली परिवारों के योद्धा विराज को अपने परिवार में शामिल कराने के लिए दिलचस्पी लेने लगे थे। विराज को युवाओं ने चारों ओर से घेर लिया था। भीड़ में से ही एक युवा योद्धा ने विराज से कहा, युवा मास्टर विराज, मैं विषदंत ब्लेड समुदाय का जीनियस हूँ। हमारे विषदंत ब्लेड समुदाय के पास एक पवित्र राजा है। अगर युवा
मास्टर विराज हमारे समुदाय से जुड़ते हैं तो उन्हें हमारे पवित्र राजा से सीधे सीखने का अवसर हासिल हो सकेगा। साथ ही हमारे समुदाय के एक रत्न के रूप में आपको सम्मानित किया जाएगा। उसी समय भीड़ में से ही तेज आवाज में एक युवा ने कहा, अरे पागलों वाली बातें मत करो। विषदंत ब्लेड समुदाय। युवा मास्टर विराज, ये तो एक बहुत ही छोटा सा समुदाय है। इनके पास तो कोई संत अधिपति स्तर का योद्धा भी नहीं है। वहां सिवाय धोखे के तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। वो जगह तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए नहीं बनी। अगर युवा मास्टर हमारे समुदाय टूटी आत्मा के घर में शामिल होते हैं तो मैं ये वादा करता हूं कि एक संत अधिपति स्तर का योद्धा आपको निजी रूप से शिक्षा देने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये सुनकर भीड़ में से ही एक युवा चिल्लाया, हाँ, लेकिन टूटी आत्मा का घर समुदाय का प्रस्ताव तो विषदंत ब्लेड समुदाय से भी कहीं अधिक लुभावना है। अयान और बाकी लोगों ने जब ये प्रस्ताव सुना तो वो सभी मन ही मन हंसने लगे। अयान, विपुल और यश को मालूम था कि विराज के पास अपना खुद का एक संत अधिपति दैत्याकार जानवर था जो उसके कहने पर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। चीखता दानव ड्रैगन एक विशेष प्रकार का दैत्याकार जानवर था जिसकी शक्ति सामान्य संत अधिपति योद्धा की तुलना में कहीं ज्यादा थी। भले ही टूटी आत्मा घर समुदाय का प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन इतना लुभावना नहीं था कि विराज को प्रभावित कर सके। विराज के संत अधिपति राजमल प्रथम के साथ अच्छे संबंध थे। संत अधिपतिया उससे ऊपर के स्तर के तलवार पूर्वज का वो उत्तराधिकारी था। इसका साथ ही अग्निदेवी वैधी के साथ भी उसका परिचय था, इसलिए उसे इन प्रस्तावों की जरूरत नहीं थी। अयान ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि संत अधिपति योद्धा कलिंजर एम्पायर के लिए बड़ी बात है? अरे विराज के पास तो संत अधिपति स्तर का एक पालतू दैत्याकार जानवर है। अब तुम बताओ कि ये टूटी आत्मा का घर समुदाय क्या बला है? अयान की बात सुनकर बाहरी दुनिया के सभी युवाओं का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके हिसाब से तो कलिंजर एम्पायर में जीवनरस अमृत स्तर से ऊपर के योद्धा नहीं होते थे, और यहाँ अयान कह रहा था कि विराज के पास एक पालतू जानवर था, वो भी संत अधिपति स्तर का। वो सभी ये सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन था कि एक मार्शियल सम्राट योद्धा के पास संत अधिपति स्तर का पालतू जानवर हो। खैर, विराज की प्रतिभा को देखने के बाद वो ये सोचने को मजबूर हो चुके थे कि विराज के मामले में कुछ भी संभव हो सकता था। उसी समय एक युवा योद्धा की एक बेहद शांत आवाज आई, ऐसी बात है तो मेरी अमृत घाटी में चरम संत अधिपति स्तर के योद्धाओं का पूरा समूह है। अगर विराज अमृत घाटी की सदस्यता स्वीकार करते हैं तो उन्हें चरम संत अधिपति योद्धाओं के समूह का निजी प्रशिक्षण हासिल हो सकेगा। इसके साथ ही विराज के रहने के लिए एक विशेष महल की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां पर कैप्लर यूनिवर्स की सबसे सुंदर सेविकाएं हर समय विराज की हर तरह की सेवा के लिए प्रस्तुत रहेंगी। अमृत घाटी के उस युवा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी युवा योद्धा चौंक उठे और कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। एक योद्धा ने अपने पास खड़े दूसरे योद्धा से कहा, मतलब अमृत घाटी के योद्धा भी इस बार चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं? फिर तो किसी दूसरे समुदाय का चंद्रगुप्त मुकाबलों में कुछ बड़ा हासिल करने का अवसर ही नहीं है। भीड़ में ही एक योद्धा ने अपने साथ खड़े कई योद्धाओं से कहा, ये अमृत घाटी समुदाय भले ही केवल दक्षिण क्षेत्र पर ही अपना प्रभाव रखता हो, लेकिन शक्ति के मामले में ये रहस्यवादी दुनिया महल से ज्यादा शक्तिशाली है। अमृत घाटी के योद्धाओं के सामने तो कोई नहीं टिक पाता। भीड़ में ही एक योद्धा ने कहा, बताओ क्या जमाना आ गया है? मतलब अब अपने समुदाय की सदस्यता दिलाने के लिए लोग खूबसूरत सेविकाओं का इस्तेमाल करने लगे। वैसे मैंने सुना है कि अमृत घाटी की सेविकाओं की त्वचा का रंग दूध की तरह एकदम सफेद होता है। ऐसी सेविकाओं की सेवा पाकर तो इंसान सच में धन्य हो जाए। ये सुनकर दूसरे योद्धा ने कहा, सही कहा। विराज की जगह मैं होता तो तुरंत अमृत घाटी के प्रस्ताव को मान लेता।
संत अधिपति योद्धाओं के समूह का निजी प्रशिक्षण और अप्सरा सेविकाओं के कोमल स्पर्श का आनंद सोचकर ही जन्नत का मजा आ गया। ये सुनकर आसपास खड़े युवा हंसने लगे। भीड़ में खड़े सभी योद्धाओं के इस कानाफूसी से वहां पर जोरदार शोर उठ खड़ा हुआ। हर कोई विराज को मिले प्रस्तावों पर अपनी अपनी व्याख्याएं करने में व्यस्त थे। अमृत घाटी के उस युवा ने जब भीड़ में हो रही खुसर फुसर को सुना तो गर्व से उसका सीना फूलकर कई गुना हो गया। हालांकि वो अमृत घाटी का शीर्ष स्तर का युवा योद्धा नहीं था, लेकिन अगर वो किसी और समुदाय में होता तो उस समुदाय का शीर्ष स्तर का योद्धा अवश्य होता। उसकी चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए आने की खबर ने उसके परिवार के प्रमुखों के सामने उसकी किरकिरी कर दी थी। सभी प्रमुख लोगों को उसका ये कदम मूर्खतापूर्ण लगा था। हालांकि अगर वो विराज को साथ लेकर लौटता तो रातों रात अपने परिवार के प्रमुखों की नजर में चढ़ जाता और अपनी खोई हुई इज्जत को कई गुना ब्याज के साथ वापस हासिल कर लेता। उस युवा के हिसाब से उसने विराज को इतना मनमोहक प्रस्ताव दिया था कि विराज चाहकर भी उस प्रस्ताव को नहीं झुकला सकता था। इस प्रस्ताव में एक योद्धा की सभी जरूरतों को वो पूरा कर रहा था। अगर खुद वो विराज की जगह होता और उसे ये प्रस्ताव मिलता तो वो किसी भी हाल में इस प्रस्ताव को ठुकराता नहीं। सभी को मालूम था कि टूटी आत्मा का घर समुदाय की शक्ति का पूरे दक्षिण क्षेत्र में दबदबा था। केवल इस समुदाय का सदस्य होने मात्र से ही केपलर यूनिवर्स की सभी शक्तियों में इंसान सम्मानीय हो जाता था। बड़ी संख्या में स्वर्ग के गर्व योद्धा इस समुदाय के सदस्य बनने का ख्वाब सजाते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। ऐसे में विराज के सामने से खुद अमृत घाटी के एक सदस्य ने ये प्रस्ताव दिया था। ऐसे में एक जंगली राज्य से आने वाला एक युवक इस प्रस्ताव को किसी भी हाल में नहीं ठुकरा सकता था। विराज को लंबे समय तक शांत खड़ा देखकर अमृत घाटी के उस युवा ने कहा, विराज सोच क्या रहे हो? भाग्य कभी कभी मेहरबान होता है और जब होता है तो विनम्रता के साथ स्वीकार करना ही सर्वोत्तम होता है। हमारे संत अधिपति योद्धाओं के समूह की निजी देखरेख में तुम जल्दी ही एक संत अधिपति योद्धा बन जाओगे। साथ ही हमारी सेविकाएं थके बदन पर शानदार दूध मलाई मालिश देने में पूरे केपलर यूनिवर्स में ख्याति प्राप्त है। शक्ति और आनंद का अद्भुत अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है। अमृत घाटी के उस युवा योद्धा की बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी युवा विराज का निर्णय जानने के लिए सांसें थामकर एकटक नजरों से उसे देखने लगे। अमृत घाटी मानव प्रजाति के दक्षिण हिस्से की सबसे शक्तिशाली प्रजाति थी, लेकिन वो सभी ये नहीं जानते थे कि विराज की बड़ी बहन मानव प्रजाति के सबसे शक्तिशाली संस्थान आकाशगंगा अकादमी की शिष्या बन चुकी थी और विराज की प्रतिभा तो इनाया से भी कई ऊपर थी। ऐसे में विराज के लिए अमृत घाटी कोई खास दिलचस्पी की जगह नहीं बची थी। इसके साथ ही उस युवा योद्धा को लेकर विराज के मन में कुछ अच्छे भाव नहीं उठे थे। वो युवा योद्धा जिस तरह से विराज को सेविकाओं का लालच दिखा रहा था, उससे कहीं न कहीं विराज के मन में उस युवा के लिए थोड़ा आक्रोश उभर आया था, क्योंकि विराज ऐसी चीजों पर बिकने के लिए नहीं बना था। वो तलवार पूर्वज का वारिस था। आकाशगंगा अकादमी के कई योद्धाओं द्वारा उसे महत्व दिया गया था। इसके साथ ही आकाशगंगा अकादमी का स्थान अमृत घाटी से कहीं ऊपर था। इतना सब कहने के बाद भी जब अमृत घाटी के युवा ने विराज को शांत खड़ा पाया तो उसे समझ नहीं आया कि विराज के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने विराज की ओर देखकर उससे कहा, मित्र विराज, आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो? भाग्य तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हारे द्वार खटखटा रहा है, इसे पहचानो। हालांकि अमृत घाटी का युवा विराज की इस चुप्पी से अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठा था, लेकिन विराज जैसी प्रतिभा के सामने वो अपना आपा नहीं खोना चाहता था। वो किसी भी हाल में विराज को अपने साथ अपने परिवार लेकर जाना चाहता था। क्या विराज अमृत घाटी के सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं?
चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज के सामने वहां मौजूद योद्धाओं में से कौन लड़ने आने वाला था और क्या वो विराज को चुनौती दे पाने में कामयाब रहने वाला था। विराज ने गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफलता अर्जित कर ली थी। पिछले 1000 सालों में ऐसा कारनामा करने वाला विराज पहला युवा योद्धा था। विराज को गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के ऊपर बन कमल के फूल में साधना करते हुए देखकर बाहरी दुनिया के शक्तिशाली परिवारों के स्वर्ग के गर्व युवा योद्धाओं के मन में विराज को अपने परिवार का सदस्य बनाने की हसरतें बदलने लगी। विराज के गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल से नीचे उतरते ही बाहरी दुनिया के कई युवा योद्धाओं ने विराज को उनके परिवार का सदस्य बनने के लिए एक से बढ़कर एक प्रस्ताव देने शुरू कर दिए। उन सभी के प्रस्तावों में सबसे ज्यादा शानदार प्रस्ताव अमृत घाटी के युवा का था, जिसने संत अधिपति योद्धाओं के पूरे समूह से विराज के निजी प्रशिक्षण देने का वादा किया था, साथ ही स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सेविकाओं से सुसज्जित एक महल में निवास देने का वादा भी किया था। अमृत घाटी के उस युवा का प्रस्ताव सुनकर बाकी सभी युवा योद्धा पीछे हट चुके थे, क्योंकि अमृत घाटी मानव प्रजाति के दक्षिण हिस्से का एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार था। अमृत घाटी के युवा को पूरा यकीन था कि विराज इस प्रस्ताव को सुनते ही अपनी स्वीकृति दे देगा, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद भी विराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे क्रोध आने लगा था। हालांकि उस नाजुक मौके पर वो क्रोध की वजह से विराज जैसी प्रतिभा को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। एक बार विराज अमृत घाटी का सदस्य बन जाता तो उस युवा को विराज पर आया अपना क्रोध निकालने के कई मौके मिल जाते। इसलिए क्रोधित होने के बावजूद वो युवा शांत खड़ा विराज के जवाब की प्रतीक्षा में था। विराज, जो कि तलवार पूर्वज का वारिस था और अग्निदेवी वैधी द्वारा बराबरी के दर्जे पर रखा गया था, उसके लिए अमृत घाटी कोई खास आकर्षण की जगह नहीं थी। हालांकि विराज को समझ नहीं आ रहा था कि उस युवा के इस प्रस्ताव को किस तरह मना करें। उसी समय विराज के शरीर से भयंकर तलवार ऊर्जा निकलने लगी। उस तलवार ऊर्जा से तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर आसपास खड़े सभी योद्धा सदमे में आ गए। उसी समय एक चमकता हुआ हीरे के आकार का क्रिस्टल विराज के दिल से शरीर से बाहर निकलकर हवा में मंडराने लगा। वो क्रिस्टल पानी की तरह एकदम पारदर्शी था। सूरज की रोशनी में उससे 5 रंगों की रोशनी निकल रही थी। वो क्रिस्टल देखने में भले ही बहुत ही अधिक सुंदर था, लेकिन उससे विकराल तलवार धार निकल रही थी जो वहां चारों ओर फैल चुकी थी। उस तलवार धार की ऊर्जा का बहुत ही भारी दबाव वहां खड़े सभी युवा योद्धाओं पर पड़ रहा था, जिससे सभी युवा योद्धाओं की सांसें उनकी हलक में ही अटक कर रह गई थी। उस बर्फ की तरह एकदम सफेद और चमकदार क्रिस्टल को देखकर उन सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो क्रिस्टल किसी भी क्षण उनका गला काटकर उनके प्राण पखेरु उड़ा सकता था। जिस समय सभी युवा योद्धा हतप्रभ होकर उस क्रिस्टल को देखे जा रहे थे, उसी समय अमृत घाटी के युवा ने चौंकते हुए कहा, तलवार पूर्वज की तलवार मणि। अमृत घाटी का युवा तलवार पूर्वज और उनकी विरासतों से वाकिफ था, इसी कारण से उसे तलवार मणि के बारे में पता था। लेकिन तलवार मणि जैसी चीज का विराज के अंदर से निकलना उस युवा के लिए सोच से परे एक घटना की तरह था। तलवार पूर्वज कैप्लर यूनिवर्स के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, यहाँ तक कि अमृत घाटी के शीर्ष के योद्धाओं की तुलना भी तलवार पूर्वज के साथ नहीं की जा सकती थी। तलवार मणि का विराज के पास होने का मतलब था कि तलवार पूर्वज ने विराज को अपना वारिस चुना था। अगर ऐसा था तो उस युवा को ये भी मालूम था कि तलवार पूर्वज का खुद का तलवार समुदाय था। इस लिहाज से विराज आगे चलकर तलवार समुदाय का ही हिस्सा बनने वाला था। ये बात उस तलवार मणि को देखकर अमृत घाटी का युवा समझ चुका था। वैसे भी तलवार समुदाय का दर्जा अमृत घाटी से कहीं ऊंचा था। तलवार समुदाय के सामान्य सदस्य भी अमृत घाटी में शीर्ष के योद्धा कहलाए जाते। ये देखकर अमृत घाटी के युवा योद्धा का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, मुझे नहीं मालूम था कि जिस युवा योद्धा को मैं अमृत घाटी का सदस्य बनाना चाहता था
वो तो पहले ही तलवार पूर्वज द्वारा चुना जा चुका है। मैं अपने प्रस्ताव के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया तुम इसे अपने दिल से न लगाना। अमृत घाटी के युवा योद्धा को समझ आ रहा था कि विराज की पृष्ठभूमि तो शक्तिशाली तलवार समुदाय के साथ थी। ऐसे में वो विराज को नाराज नहीं करना चाहता था। उसके परिवार के लोग पहले ही चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने की वजह से उससे नाराज थे। ऐसे में अगर उन्हें ये मालूम चल जाता कि उसने तलवार पूर्वज के वारिस को नाराज कर दिया था तो उसके परिवार के लोग उसे लंबे समय तक कैद में डाल देते। तलवार मणि को देखते ही जिस तरह से अमृत घाटी के युवा के तेवर बदल गए थे, उससे विराज हैरान हो गया था। उसने शांत स्वर से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मालूम नहीं था, इसलिए तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अमृत घाटी के युवा से विराज को कोई खास परेशानी नहीं थी। हालांकि वो युवा विराज को थोड़ा अहंकार दिखा रहा था, लेकिन विराज ये भी समझ रहा था कि वो युवा जितनी शालीनता से हो सकता था उतनी शालीनता से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसलिए विराज ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। विराज की बात सुनकर और अपनी आंखों के सामने तलवार मणि को देखकर अमृत घाटी का युवा ये तो समझ चुका था कि विराज को अमृत घाटी का सदस्य बनाना संभव नहीं था, लेकिन उसने अभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। वो सोचने लगा, ठीक है, भले ही मैं विराज को अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकता, लेकिन इससे मित्रता तो कर ही सकता हूँ। विराज को अपने परिवार में एक मित्र की हैसियत से लेकर जाने पर भी मेरे परिवार में मेरा कद ऊंचा ही होगा। मानव प्रजाति के लगभग सभी परिवार तलवार समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सदा ही दिलचस्पी लेते थे। इसका कारण ये था कि तलवार समुदाय का सदस्य कोई असाधारण प्रतिभा का इंसान ही बन सकता था। ऐसे में असाधारण प्रतिभावान योद्धा के साथ मित्रता के कई लाभ होते थे। अमृत घाटी के युवा ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, मेरा नाम नीरज सुखाद है। अगर कभी भी अमृत घाटी घूमने का मन हो तो मुझे सूचित कर देना। हमारे यहाँ पर बेहद शानदार फल उगते हैं। सच कहूं तो फलों का असली स्वाद कभी लेने का मन हो तो अमृत घाटी आ जाना। ऐसे ही हमारे राज्य को अमृत घाटी नहीं कहा जाता। नीरज सुखाद की बात सुनकर विराज को समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नीरज सुखाद जब उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सका तो उससे मित्रता करके उसके साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहता था। विराज को मालूम था कि मानव प्रजाति के अंदर तलवार समुदाय का क्या दर्जा था। तलवार समुदाय के किसी सदस्य के साथ मित्रता भी बड़ी उपलब्धि ही मानी जाती थी। अमृत घाटी भी मानव प्रजाति के दक्षिणी हिस्से की एक प्रभावशाली समुदाय था। ऐसे में विराज के लिए भी ये अच्छा ही था कि उसके संबंध अमृत घाटी के साथ अगर विकसित होते। शुरू में तो उसे नीरज सुखाद पर उसके अहंकार की वजह से थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन उसके बाद नीरज के व्यवहार में विनम्रता आने पर उसका गुस्सा शांत हो चुका था। इसलिए वो भी नीरज सुखाद के साथ संबंध बढ़ाने में उत्सुक हो रहा था। विराज ने नीरज सुखाद की ओर देखकर कहा, अमृत घाटी के रसीले फलों के बारे में मैंने भी काफी सुना है। कभी मौका लगा तो अवश्य आऊंगा। विराज के चारों ओर मौजूद युवा योद्धाओं में से कई योद्धाओं को तलवार पूर्वज की तलवार मणि के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो तो विराज को गगनचुंबी पोल पर चढ़ने की वजह से उसका मूल्यांकन कर रहे थे। नीरज सुखाद जिस तरह से विराज के साथ संवाद किए जा रहा था, उससे कई युवाओं को नीरज के ऊपर जोर का गुस्सा आ रहा था। उनका मन हो रहा था कि नीरज सुखाद को वही पकड़कर पीट दे, लेकिन फिर उन्हें अमृत घाटी याद आ जा रही थी और उनका गुस्सा शांत होता जा रहा था। इसके साथ ही जिस तरह से अमृत घाटी का युवा विराज को सम्मान दे रहा था, उससे कई युवा ये अनुमान लगा रहे थे कि विराज किसी शक्तिशाली पृष्ठभूमि का युवा था, नहीं तो अमृत घाटी का सदस्य उसे इतना ज्यादा सम्मान नहीं देने वाला था, या कहो अमृत घाटी का नीरज सुखाद अपने से ज्यादा सम्मान विराज को दे रहा था। विराज ने अमृत घाटी के नीरज सुखाद से कहा,
देखते हैं कि मित्र नीरज सुखाद मुझे पराजित कर पाते हैं या फिर मैं मित्र नीरज सुखाद को पराजित कर पाता हूं। ये सुनकर नीरज सुखाद ने हंसते हुए कहा, जीत हार मुकाबले में हो, लेकिन रिश्तों में सिर्फ जीत ही जीत हो तो उस जीत का सुख ही अलग है। मुकाबले का परिणाम मायने नहीं रखता। तुमने मुझे मित्र कहकर संबोधित किया, वही मेरे लिए असली जीत है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मित्र विराज की शक्ति के सामने मेरा विजयी होना पाना मुमकिन है। हालांकि मुझे कुछ छोटी मोटी तकनीकें आती है, लेकिन तुम्हारा सामना करने लायक नहीं। नीरज सुखाद अभी तक अपना संपूर्ण अहंकार घुला चुका था, उल्टा अब तो उसके संवाद में मीठा शहद घुल चुका था। विराज भी नीरज सुखाद के साथ संबंध बनाने में उत्सुक था, इसलिए वो भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे नीरज सुखाद को बुरा लगे। वैसे भी नीरज सुखाद का ध्यान अब चंद्रगुप्त मुकाबलों से ज्यादा विराज से दोस्ती करने में लग चुका था। चंद्रगुप्त मुकाबलों में तो उसने ऐसे ही हिस्सा ले लिया था, लेकिन सौभाग्य ने उसके द्वार पर दस्तक देकर उसका सामना विराज जैसी प्रतिभा से करवा दिया था जिसे वो किसी भी हाल में अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त मुकाबलों में मैं पहली बार हिस्सा ले रहा हूं, इसलिए यहां घटने वाली घटनाओं से परिचित नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि चंद्रगुप्त मुकाबले के दौरान प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में क्या हालात पैदा हो जाते हैं, इसलिए जीत हार की बात न करना ही बेहतर है। विराज की बात सुनकर नीरज सुखाद ने कहा, चंद्रगुप्त मुकाबले कल से शुरू होंगे। ये सुनकर विराज ने अयान, विपुल और यश की ओर देखकर कहा, सीनियर अयान, विपुल और यश, मैं प्राचीन अग्निदेवी नगर जा रहा हूं। वहां जाकर मैं उस नगर को देखना और जानना चाहता हूं। मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा। तब तक आप यहां रहकर अपनी साधना को जारी रखें। दोनों नगरों में कोई भी आ जा सकता था। लिंग के आधार पर किसी तरह का निषेध नहीं था, लेकिन मुकाबले के वक्त प्राचीन चंद्रगुप्त मुकाबलों में केवल युवक ही हिस्सा ले सकता था, वहीं अग्निदेवी मुकाबलों में युवतियां ही हिस्सा ले सकती थी। विराज की बात सुनकर यश ने हल्की चुटकी लेते हुए कहा, प्राचीन अग्निदेवी नगर में विराज अकेले ही जाना चाहते हैं। वहां पर बाहरी दुनिया की एक से बढ़कर एक कातिल हसीनाएं भी आई हुई होंगी। यश को मालूम था कि विराज वहां क्यों जा रहा था। वो खुद जब पहली बार प्राचीन चंद्रगुप्त नगर आया था तो मुकाबला खत्म होने के बाद प्राचीन अग्निदेवी नगर घूमने गया था। उसे प्राचीन अग्निदेवी नगर को जानने की गहरी उत्कंठा हुई थी जो इस समय विराज को हो रही थी। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर में जाने वाला था, तो आखिर कैसा था प्राचीन अग्निदेवी नगर? क्या वहां पर विराज किसी शक्तिशाली हसीना योद्धा से टकराने वाला था? चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज का सामना किससे होने वाला था? विराज गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर साधना करके 5th ग्रेड मार्शियल सम्राट योद्धा बन चुका था। विराज की महान प्रतिभा को देखकर बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली परिवारों के युवाओं ने विराज को उनके परिवार में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने प्रस्ताव दिए। बाद में जब तलवार मणि विराज के सीने से निकलकर बाहर प्रकट हुई, तब जाकर सभी युवाओं ने विराज को प्रस्ताव देना बंद किया। विराज के लिए प्राचीन जैसलमेर भूमि, प्राचीन चंद्रगुप्त नगर और प्राचीन अग्निदेवी नगर कौतूहल के विषय थे। विराज ने प्राचीन चंद्रगुप्त नगर को तो देख लिया था, लेकिन प्राचीन अग्निदेवी नगर को नहीं देखा था। इसलिए उसके मन में प्राचीन अग्निदेवी नगर को देखने की उत्कंठा जोर मार रही थी। प्राचीन अग्निदेवी नगर प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से काफी अलग था। इसके अंदर भी काफी गहरे राज दफन थे। विशेषकर प्राचीन अग्निदेवी नगर के नीचे अनगिनत रहस्यमय रचनाकार प्रतिरूप विकसित थे। विराज ने प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के नीचे के कई रहस्यमय रचनाकार प्रतिरूपों को समझा था और अब वो प्राचीन अग्निदेवी नगर के नीचे बने रचनाकार प्रतिरूपों को समझना चाह रहा था। विराज के अकेले प्राचीन अग्निदेवी नगर जाने की बात सुनकर विपुल, अयान और यश के चेहरों पर शरारती मुस्कान उठ रही थी। वो सभी जानते थे कि अग्निदेवी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए कलिंजर एम्पायर के साथ साथ बाहरी दुनिया के शक्तिशाली परिवारों की न जाने कितनी ही शक्तिशाली हसीनाएं आने वाली थी।
कलिंजर एम्पायर के युवाओं के लिए बाहरी दुनिया की कातिलाना हसीनाओं से मिलने का ये एक शानदार मौका होता था। हालांकि शक्तिशाली परिवारों की ये राजकुमारियां कलिंजर एम्पायर के युवकों को कोई खास भाव नहीं देती थी। अयान, विपुल और यश वो तीनों ही पिछली बार प्राचीन अग्निदेवी नगर गए थे, लेकिन बाहरी दुनिया की किसी भी राजकुमारी ने उनसे संबंध बढ़ाने में इच्छा प्रदर्शित नहीं की थी, क्योंकि शक्ति के मामले में वो तीनों काफी पीछे थे। उन तीनों की शरारती मुस्कान देखकर विराज समझ रहा था कि उन तीनों के मन में क्या शरारती खिचड़ी पक रही थी। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर वहां आई शक्तिशाली परिवारों की राजकुमारियों से मिलने के नहीं जाना चाह रहा था। इसके उलट वह जब से प्राचीन चंद्रगुप्त नगर आया था, उसे समझ आया था कि यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत ही शक्तिशाली रहस्यमय रचनाकार तंत्र विकसित किए गए हैं। वो भी ऐसे रचनाकार तंत्र बनाना सीखना चाहता था। इसलिए वो अग्निदेवी नगर के नीचे बने जटिल शक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूपों के तंत्र को समझने के लिए अग्निदेवी नगर जाना चाहता था। विराज जिस समय गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर बैठकर साधना कर रहा था, उस समय उसने वहां बने चंद्रगुप्त वक्राकार रचनाकार प्रतिरूपों को आत्मसात किया था, लेकिन ये सभी प्रतिरूप आधे थे और आधे प्रतिरूप अग्निदेवी नगर के नीचे दबे थे। विराज इन प्रतिरूपों को सीखकर संपूर्ण वक्राकार रचनाकार प्रतिरूपों को सीखना चाहता था। एक बार वो सभी प्रतिरूपों को सीख जाता और उससे ये सीख जाता कि कैसे धरती की शिराओं में छिपी ऊर्जा को बाहर खींचकर उस अपार ऊर्जा को एक केंद्र तक खींचकर कैसे लाया जा सकता था, तो दिव्य मंदिर के चारों ओर इस तरह के रचनाकार प्रतिरूपों को विकसित करके दिव्य मंदिर में अपार ऊर्जा का प्रवाह करा सकता था, जिससे दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार में उसे काफी मदद मिल जाती। रही बात प्राचीन अग्निदेवी नगर में आने वाली बाहरी दुनिया की खूबसूरत योद्धाओं की, तो विराज का ध्यान उस ओर बिल्कुल भी नहीं था। विराज तेजी से प्राचीन अग्निदेवी नगर की ओर बढ़ गया। विराज के जाने के बाद अयान, विपुल और यश एक दूसरे से बातें करने लगे। विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं रईस और शक्तिशाली परिवार की कितनी ही अग्निदेवियां विराज के प्यार में गिर जाएंगी। वो तीनों ही जानते थे कि विराज की शक्ति का क्या स्तर था, इसलिए उन तीनों को ही लग रहा था कि हो सकता था कि किसी शक्तिशाली परिवार की कोई अप्सरा योद्धा विराज को अपने परिवार में शामिल करने के लिए, उसे अपना जीवन साथी तक बनाने के लिए तैयार हो जाए। अयान ने मुस्कुराते हुए विपुल की बात पर प्रतिक्रिया दी, विराज इस तरह का लड़का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जितना मैंने विराज को समझा है, वो इस प्राचीन भूमि के नीचे दबी महाशक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूपों को सीखने की कोशिश में प्राचीन अग्निदेवी नगर गया होगा। तुम खुद सोचो, ऊर्जा का ऐसा प्रवाह जो इन शहरों में हो रहा है, अगर दिव्य मंदिर में भी विराज करवा दे तो उससे दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने में मदद मिल सकती है। अयान की बात पर यश और विपुल ने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। वो तीनों ही विराज को अच्छे से जानते थे। विराज अपने कार्य के प्रति समर्पित था, उसके इतर उसे कुछ और नहीं सूझता था। उसने अमृत घाटी के इतने शानदार प्रस्ताव को शरीर पर पड़ी धूल की तरह फाड़ के फेंक दिया था। कलिंजर संस्थान में कितनी ही लड़कियां विराज पर मरमिटी थी, लेकिन विराज ने कभी पलटकर एक भी लड़की को नहीं देखा था। यश ने दोनों की ओर देखकर कहा, खैर, विराज की प्रतिभा उसे एक बहुत ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएगी। चलो अपनी साधना में वापस जाते हैं। इसके बाद वो तीनों चंद्रगुप्त अखाड़े में बैठकर साधना करने लगे। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर आ चुका था। यहाँ का माहौल चंद्रगुप्त नगर की तुलना में बिल्कुल अलग था। विराज ने देखा कि यहाँ पर काफी भीड़ थी। नगर में घुसते ही एक बहुत बड़ा बाजार बना था, जहां पर बड़ी संख्या में युवक युवतियां खरीदारी कर रहे थे। इसके साथ ही सामान्य आभा वाले साधारण इंसानों की भारी भीड़ वहां मौजूद थी। उस भीड़ को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि कलिंजर एम्पायर और बाहरी दुनिया के साधारण लोग अग्निदेवी नगर में हो रहे मुकाबलों को देखने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वो सभी दर्शक थे जिनके लिए यहाँ पर एक विशालकाय बाजार लगा था।
भीड़ से गुजरता हुआ विराज धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। वहां पर बड़ी संख्या में युवा बाहरी दुनिया की खूबसूरत योद्धा हसीनाओं को देखने आए हुए थे, इसलिए विराज को देखकर भी वहां आसपास के लोग यही सोच रहे थे कि विराज भी खूबसूरत हसीनाओं को देखने के लिए यहां आया हुआ था। उस बाजार से आगे बढ़कर विराज आगे की ओर चल पड़ा। आगे बढ़ने पर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की तरह ऊंचे ऊंचे चंद्रगुप्त पोल नहीं थे। उसके उलट वहां पर पानी के बड़े बड़े अनगिनत कुंड बने हुए थे। उन कुंडों के चारों ओर बड़ी संख्या में युवती योद्धा खड़ी थी। विराज ने देखा कि वहां पर किसी खास किस्म के रचनाकार प्रतिरूप की मदद से भूमि के नीचे से ही ऊर्जा खींचकर अग्निदेवी नगर चली आ रही थी। विराज के लिए ये अपने आप में बिल्कुल एक नया ही नजारा था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में जहां प्राचीन जैसलमेर भूमि की सारी ऊर्जा हवा में होती हुई खींची चली जा रही थी, वही प्राचीन अग्निदेवी नगर में जैसलमेर भूमि की ऊर्जा हवा से न आकर जमीन में ही खींची जा रही थी। उस अपार ऊर्जा की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए युवती योद्धाओं को उन कुंडों के अंदर गहरे पानी में उतरकर पानी के अंदर लंबे समय तक बैठना था। विराज ने देखा कि कई युवतियां योद्धा पानी के अंदर काफी लंबे समय से बैठी हुई थी। ये देखकर विराज को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो युवतियां पानी के अंदर बैठकर बिना सांस लिए साधना कर पा रही थी। वहां चारों ओर बड़ी संख्या में सामान्य लोग उस मुकाबले को देखने पहुंचे हुए थे। सभी लोग उन हुस्न की परी युवती योद्धाओं को देख देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उनमें से कई युवा तो ऐसे थे जो पहली बार बाहरी दुनिया की महिला योद्धाओं को देख रहे थे। उसी समय किसी ने आकर विराज के कंधे पर हाथ रखा। विराज ने पलटकर देखा तो उसके सामने अमायरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, विराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम भी इन हसीनाओं का दीदार करने यहाँ आए हो। खैर कोई नहीं। शुरू शुरू में चंद्रगुप्त नगर के युवा अग्निदेवी नगर में घुस ही आते हैं, ऐसा कहकर अमायरा हंसने लगी। अमायरा की बात सुनकर विराज शर्म से पानी पानी होने लगा। विराज को शर्म से पानी पानी होता देखकर अमायरा ने चुटकी लेते हुए कहा, विराज तुम्हें पानी पानी होने की जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा पानी है। अमायरा की बात सुनकर विराज ने खुद को संभालते हुए कहा, वैसे यहाँ पर तो पानी के कुंड बने हैं, जबकि हमारे चंद्रगुप्त नगर में तो ऊंचे ऊंचे पोल बने थे। ये सुनकर अमायरा ने कहा, हाँ मालूम है मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि प्राचीन जैसलमेर भूमि की अपार ऊर्जा सिर्फ हवा के जरिए इन नगरों तक आ रही थी? ऐसा नहीं है। तुम यहाँ जो देख रहे हो वो सब हुबहू चंद्रगुप्त नगर जैसा ही है। बस अंतर इतना है कि तुम लोगों को आकाश में जाना पड़ता है और हम लोगों को पाताल में। प्राचीन अग्निदेवी नगर में तो जमीन के अंदर से ऊर्जा मिलती है। तुम वहां सामने जो विशालकाय कुंड देख रहे हो वो अग्निदेवी नगर का केंद्र है। वैसे ही जैसे गगनचुंबी पोल चंद्रगुप्त नगर का केंद्र था और जैसे चंद्रगुप्त नगर की सबसे ज्यादा ऊर्जा गगनचुंबी पोल के ऊपर व्याप्त है, वैसे ही अग्निदेवी नगर की सबसे ज्यादा ऊर्जा उस कुंड के अंदर गहराई में व्याप्त है। हालांकि मेरी जानकारी में तो कोई भी युवती योद्धा उस केंद्र के गहरे कुंड में उतर पाने में कामयाब नहीं हो सकी है। यहाँ पर सभी युवती योद्धा अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना अपना कुंड चुन लेती है और फिर उस कुंड के अंदर उतरकर वहां साधना की अवस्था में बैठकर तेजी से अपनी मार्शियल क्षमता में विस्तार करती है। ये सुनकर विराज को समझ आ रहा था कि अग्निदेवी नगर में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल ही अलग अंदाज में बह रहा था और धरती और आकाश के जरिए प्राचीन जैसलमेर भूमि की अपार ऊर्जा को दो नगरों तक भेजा जा रहा था। उसने अमायरा की ओर देखकर पूछा, लेकिन इतनी देर पानी के अंदर रहकर ये सभी युवती योद्धा सांस कैसे ले पा रही है? ये सुनकर अमायरा ने हंसते हुए कहा, कोई मुश्किल कार्य नहीं है।
पानी के इन कुड़ों में जो पानी तुम देख रहे हो, ये कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि पोषण और हवा से भरा पानी है। इस पानी के अंदर बैठने पर शरीर को पानी से ही हवा और पोषण मिलता रहता है। इस पानी के अंदर कई कई दिनों तक बैठा जा सकता है। तुम लड़के हो, इसलिए तुम्हें इस कुंड में उतरने की अनुमति नहीं है। नहीं तो तुम खुद उतरकर देखते कि इस पानी के अंदर जीवन का बिल्कुल ही अलग एहसास होता है। ये सुनकर विराज सभी बातों को पचाते हुए बोला, तो तुम किस कुंड में उतरी हो? इस पर अमायरा ने कहा, वही 9 मड़प कुंड में। जैसे चंद्रगुप्त नगर में 9 मड़प पोल थे, वैसे ही केंद्र के चारों ओर बने 9 कुंडों को यहाँ 9 मड़प कुंड कहा जाता है। केंद्र के बाद इन्हीं कुंडों में उतरना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। बस कुछ ही देर पहले मैं अपने 9 मड़प कुंड से बाहर निकलकर आई। मुझे कुछ सामान खरीदना था, इसलिए नगर के मुख्य द्वार पर बने बाजार की ओर जा रही थी। रास्ते में तुम दिख गए। वैसे तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपने लिए किसी हसीना को पसंद कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हसीना मिल जाएगी। तुम कहो तो कुछ हसीनाओं से मैं तुम्हारी मुलाकात करवा सकती हूँ। यहाँ पर फूलों की घाटी की एक राजकुमारी आई है। सच कहूँ तो ऐसा बला की खूबसूरत युवती मैंने भी आज तक नहीं देखी थी। तुम कहो तो उससे तुम्हारी बात करूं। ऐसा कहकर अमायरा जोर से हंसी पड़ी। अमायरा की हंसी सुनकर विराज ने कहा, सीनियर अमायरा, बस रुकिए। अपने भाई को अब कितना परेशान करेंगी? विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर महान रचनाकार प्रतिरूपों को समझने आया था। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि जमीन के अंदर ही ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए कोई शक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया था। तो क्या विराज उस शक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूप को बनाना सीख पाएगा या फिर खाली हाथ ही उसे वापस लौटना होगा?